बीजेपी, आरएसएस, एमआईएम, कांग्रेस, जेडीयू, यहाँ के कई एमएलएओं को हम अरेस्ट किया, जेल में किया। मेनी नेम्स हैं और आईएएस ऑफिसर्स हैं। ये तमाम लोग मेरे चार्जशीट में हैं। सियासतदानों की मदद चाहिए था, ना कोई एडवोकेट्स की मदद चाहिए था। इल्ज़ाम भी ये लग रहा है कि आप बीजेपी और आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, इल्ज़ाम की बात मुझे वो नहीं चाहिए। सिर्फ बात करने वाले करते हैं जिसका प्लेटफॉर्म सिर्फ को पैसे का होता है, पैसों का यानी बिजनेस का ये चीज़ों में करते हैं, उन्हों करते हैं। जब बीजेपी के पूरे 8 या 9 लोगों के ऊपर, जो सिटिंग मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टर के ऊपर मेरी चार्जशीट कोर्ट में है। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा के ऊपर है, मुरुगेश निरान इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के ऊपर है, और कट्टा सुब्रमण्यम नायडू के ऊपर है, और अनंत कुमार हेगड़े के ऊपर है, और सीटी रवि के ऊपर है, और सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में मेरी अर्जी है। सुप्रीम ताल्लुक ना कोई सियासी पार्टी से है और ना ही कोई आप लीगल एडवोकेट्स वगैरह में ग्रुप में से हैं। इसके बावजूद डीजे हल्दी जैसे इशू में बहुत ज़्यादा आपके स्टेटमेंट से आपकी काविशें हो रही हैं, क्या वजह है और अब तक क्या स्टेप आपने लिया है? नहीं, पहली बात आप वजह पूछे, समझ गए। वजह मैं बेंगलुरु का या दिल्ली का, मैं तो बैरिस्टर इंग्लैंड का, ये तीनों में भी मैं बड़ा एडवोकेसी में नहीं हूँ, ये एडवोकेसी में नहीं हूँ। मगर मैं एक ही एक पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा मेरी पूरी उम्र में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने के लिए आया। वो सिर्फ वो लॉ मैं पूरे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ता हूँ, ये मेरा खुशी है। इसका वजह क्या था, ये वजह पढ़ने की वजह भी क्या थी? तमिलनाडु में मेरी ढेर सारी प्रॉपर्टी, और कर्नाटक में जो लोग और भी मेरे ऊपर डाउट उठा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी और देवनहल्ली, और उसमें कई 100 एकड़ की ज़मीन मेरी सरकार ली। सरकार अब अक्विजिशन, लीगल अक्विजिशन भी करी है, इलीगल भी खैर ले ली मेरी प्रॉपर्टी। और जब भी मैं प्रॉपर्टी का मेरा क्लेम किया, तो इसका मतलब मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत दूसरा लॉ नहीं पढ़ा था मैं। ये प्रॉपर्टियों में तमिलनाडु में, यानी आती हुई हुसूर के बाद से तमिलनाडु के कई एरियो में मेरी प्रॉपर्टी सियासत लोग कब्जा कर लिए, और कर्नाटक में देवनहल्ली से इधर पे हुसूर रोड तक भी कई प्रॉपर्टी मेरी, यही नाम से मैं जाना जाता हूँ, कब्जा कर लिए। और जब भी मैं ये चीज़ की मांग किया, मेरे पास 5 या 10 या 15 DYSP रैंक के लोग सवेरे से शाम तक रेड करते, ये तमाम करते। तब ये तमाम में लोगों को मालूम नहीं था कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी मेरे प्रॉपर्टियों के साथ रखा हूँ करके। तो तब पता चला मेरे को, ज़्यादा लोग ये सियासतदान नहीं करते हैं, सियासत से ये लोगों से, यानी चाहे बीजेपी, आरएसएस, एमआईएम, कांग्रेस, जेडीयू, और अभी जितने भी प्रॉपर्टियाँ हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये लोग लोगों के लिए, लोगों के पैसे खाने के लिए काम करते हैं। दूसरा, उनको अब जैसा बेसिक सवाल आपका था, ऐसा पढ़ाई में, एजुकेशन में, और नहीं कोई अपनी जायदाद में, यानी अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप से आए नहीं हूँ, तो दूसरों के माल के ऊपर आए। ऐसा मेरा माल किए। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सपोर्ट से मैं तमिलनाडु की प्रॉपर्टी के ऊपर भी, वहाँ के कई एमएलएओं को हम अरेस्ट किया, जेल में किया। इधर भी, यहाँ भी, यानी अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं, फार्मर यूनियन मिनिस्टर्स हैं, मेनी नेम्स हैं, और आईएएस ऑफिसर्स हैं। ये तमाम लोग मेरे चार्जशीट में हैं। तो मुझे ना कोई ये सियासतदानों की मदद चाहिए था, ना कोई एडवोकेट्स की मदद चाहिए था। सिर्फ एक ही बुक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मदद लिया था मैं। ये मदद से पूरे 2011 से ये 2020 तक के पूरे चार्जशीट जिंदे हैं। नहीं सर, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी ये लग रहा है कि आप बीजेपी और आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, इल्ज़ाम की बात मुझे वो नहीं चाहिए। तो सिर्फ बात करने वाले करते हैं जिसका प्लेटफॉर्म सिर्फ को पैसे का होता है, पैसों का यानी बिजनेस का ये चीज़ों में करते हैं, उन्हों करते हैं। जब बीजेपी के पूरे 8 या 9 लोगों के ऊपर, जो सिटिंग मंत्रियों के, चीफ मिनिस्टर के ऊपर मेरी चार्जशीट कोर्ट में है।
काट में, यानी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा के ऊपर है, मुरुगेश निरान इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के ऊपर है, और कट्टा सुब्रमण्यम नायडू के ऊपर है, और अनंत कुमार हेगड़े के ऊपर है, और सीटी रवि के ऊपर है, और सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में मेरी अर्जी है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से जाके, यानी ये तमाम लोगों के ऊपर मैं करता हूँ। जब मुझे लगा ये लोग पैसा देखे और दूसरी चीज़ मजलूम को देखे, इन्हों खून पीते हैं करके, मैं इनके खिलाफ कभी कानूनी तौर से करता हूँ। दूसरी बात मुझे पता नहीं, कानून के सामने ही रखता हूँ। कानून की जब बात आ जाती है तो सवाल ये है कि डीजे हल्ली या केजी हल्ली इश्यूज में बाज़ लोगों को बेल की बुनियाद पर रिलीज किया जाता है इनोसेंट करार देकर, तो फिर पुलिस फौरन एक नया रुख इख्तियार करके बॉडी वारंट के नाम पर फिर दोबारा गिरफ्तार करती है। उसके बरक्स नवीन जो इस मामले का अहम मुलजिम है, उसे किसी किस्म का ना बॉडी वारंट है और ना ही उसके ऊपर कोई सख्त सेक्शन लगते हैं। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये नज़र है, ये हमारे चैनल एंकर पूछ रहे हैं इस अंदाज पे, ये पी नवीन के बॉडी वारंट के लिए पी नवीन से ही ये पूरे लोग, यानी इतना दंगा हुआ, 450 लोग जेल में हैं, उससे ज़्यादा सदमा है 4 आदमी मरे हैं, उससे इक्वलेंट सदमा है जो घर नहीं है, घरदार नहीं है, ये लोग कुछ उनका घर माल मता पूरा जलाए हैं। ये तमाम चीज़ को मैं एक मेन रीज़न पी नवीन के पास जो लोग आपको पूछे, जो लोग ऐसे लोग मेरे ऊपर जो बोल रहे हैं लोग, यानी कानून से, सियासत से, और एकदम बड़े लोग जो हैं वो बोलते हैं, ये लोग हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रख के अभी 3 बार मेरी सुनाई हुई कि भाई ये पुलिस जो डीजे हल्ली की जो इनोसेंट्स को गिरफ्तारी करी है, बहुत से इनोसेंट्स को, ये पुलिस पी नवीन को भी छुटकारी दे देगी करके सीबीआई की इंक्वायरी को मांगा था। पहले आदमी जो मैं मांगा था, जो ये पहले मेरी अर्जी जस्टिस कुन्ना साहब के सामने वहाँ से ये चली, और ये अभी एडमिट होके ये ओपन कोर्ट के हियरिंग मांगता था मेरे सीनियर एडवोकेटों को ये साथ देने के लिए। ये अगले महीने में डेट दिए हैं, क्योंकि अभी इस महीने से कोर्ट हो गई। ये पुलिस की जानिब से एक जुल्म करार दिया जाएगा या कोई सरकारी या पॉलिटिकल दबाव था जिसकी वजह से नवीन आसानी के साथ रिलीज हो गया, मतलब उसकी जमानत मंजूर हो गई, और जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी जमानत बार बार नहीं? सिंपल बात, मैं नवीन बेल में आया, बेल गलत नहीं है, और इसकी बेल का पूछने का तरीका सही था, कोर्ट के सामने सही था बेल का पूछने का तरीका। मैं मेरे ऊपर एनआईए नहीं डाले, और मेरे ऊपर अपना यूएपीए का कानून नहीं है, और मेरे को बेल दो करके सही तरीके से उन्होंने काम किए थे, पी नवीन काम किया था और उसको मिला। और ये जितने लोगों के हैं 450 लोगों के लिए एक भी आदमी सही पेश नहीं किए कोर्ट में कि भाई मैं पहले, ये लोग बोलते हैं जब तक जो लोगों की बात आप करते हैं इसमें पूरे लोगों को नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी में मेरी एक्सपीरियंस के साथ ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ, इनके परिवारों को, इनके घर वालों को, इनके फैमिली में, और इनके छोटे बच्चों से, और इनके खुद या एक्यूज़ के साथ खुद भी मेरी पूरी बातचीत होके तमाम करके एडवोकेटों के साथ ये तमाम होके जाके मैं बात किया, तो इसमें कोई चीज़ हादिसा नहीं जानते। तो क्या आपको लगता है कि जो एडवोकेट्स इसकी पैरवी कर रहे हैं, जो इनोसेंट पीपल जिनको गिरफ्तार किया गया उनकी जो पैरवी कर रहे हैं, वो कानूनी नुकात कोर्ट के सामने रखने में कहीं ना कहीं नाकाम है? आपको ऐसा लगता है? जो आदमी मरा हुआ है उसको ज़िंदा उठा के बताने में, और जो ज़िंदा है वो आदमी को जिंदे खबर में, आप ये खबर में आप उसको दफन करने में, वही सवाल आप पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो आदमी इसमें एनआईए को जानता नहीं, जो आदमी नहीं है वहाँ पे, ये आदमी तो था करके पकड़ के जो डाल रहे हैं, जिसकी सनद नहीं है, जिसका एक कैमरा बोलते हैं आपके 200 कैमरा नहीं है, 200 कैमरे के बल पे काम करते हैं पूरे। ये पुलिस का कैमरा के नाम से, पुलिस का एक रजिस्टर्ड कैमरा है, पुलिस का एक रिकग्नाइज्ड कैमरा है। वो कैमरे में एक भी सूरत नहीं है वहाँ पे, उसका इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, एक भी नहीं है। वो बात उन्होंने छुपा के, कौन ये एक्यूज के नाम से है, उनके फैमिली वाले होंगे, उनके बच्चों से उनको नाराज़ होगा, उनके बच्चों से को जेल में डालना चाहते होंगे, तभी ये बताए हैं इन्होंने। अदरवाइज इनको मालूम है इसमें नहीं थे। क्या उन्होंने बोले उनके वकालत करे, क्या वकालत में लाए एडवोकेट्स को इन्हों बोले, बगैर इन्हों बोले एडवोकेट्स को क्या मालूम है? नहीं सर, हमारा सवाल क्या था, जो लॉयर्स जो पिटीशन फाइल किए थे, क्या आप भी उसी तरह फाइल किए हैं या आपकी भी नाकामी हुई है इसमें?
नाकामी कभी नाकामी तो कोर्टों के हाथ में है, यानी वो कामयाबी दें, नाकामी दिए, ज़िंदगी भर जेल में करें, यानी मेरे ऊपर पेनाल्टी डालें, मेरे पिटीशन के ऊपर, मेरे वकील के ऊपर, वो फैसला जो वो देंगे उनके ऊपर है। मगर मैं जो बोल रहा हूँ 100% मेरा मार्क इसलिए है, जो केस मैं ले रहा हूँ, जो केस मैं जाके मैं खुद मेरी एक आदमी इनको जिस जगह अरेस्ट करे वहाँ पे किसी का एक आदमी विटनेस नहीं है, वहाँ पे कोई कैमरे में, कोई पुलिस के रिकॉर्ड में इनका फ़ोटो नहीं है। सर आखिरी सवाल है, अभी आप भी इस मामले में लोग आपके पास आ रहे हैं, आप भी केस फाइल किए हुए हैं, मतलब आप भी कोर्ट में पिटीशन डाले हुए हैं। इस हालत में आप क्या कहना चाहेंगे सर, कि वो लोग कितने दिन में क्या होगा, उनका वापस कब आएंगे? नहीं, पूरे लोग तो आना चाहिए। 450 लोग हैं, 60-65 FIR है जो मैं जो लिया हूँ कोर्ट के सामने, अगले 8-10 दिन में आ जाएगी। और मैं भी ऐसे अंदाज से लिया हूँ, एक FIR में 20, 40, 50 हैं। ऐसे 50 में एक या दो को मैं बात किया हूँ, क्योंकि 50 से भी मैं बात करना, मुझे कानूनी तौर से इजाज़त भी नहीं है। लोगों को बात करना है, पर्सनल मिलना है, उनके घरों पे जाना है, उन्होंने कौन कहाँ पे जानना है, ये मुझे 8 या 10 आदमी से हुआ। ये इस अंदाज पे एक FIR में 20-40 के नाम से पूरे उनकी जो बेल रिजेक्ट हुई है, उसमें एक आदमी को चुन के मैं हाई कोर्ट के सामने ला, क्योंकि इसमें जो आर्डर होगा, मुझे ज़रूर उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ये जितनी सच्चाई छुपाए हैं, कौन छुपाए हैं सच्चाई, ये इनके आंख को दिसेगी। सर ये क्लैरिफिकेशन ये होना है कि वीडियोग्राफी में जो आ गए, फोटेज में जो आ गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया, तो क्या सिर्फ फोटेज में आ जाना ये गुनाह में मुलविस हो जाने का सबूत है? क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। कोई फोटेज में नहीं, कोई आदमी फोटेज में रहता ही, अपना पड़ोस भी रहता है, एक बीमार भी रहता है, ये रास्ते से जाने वाला अरेस्ट किया गया या उसे कैसे अरेस्ट कर सकते नहीं, इसमें बहुत से लोगों को अरेस्ट करना जो है उनको किए नहीं है अभी, तो वो लोग करना है, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। बट जितने अरेस्ट हुए हैं उनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। जैसा मैं उनको पूछा हूँ, ये लोगों को जो पूछा हूँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसकी फ़ीस वगैरह मैं अदा कर ले रहा हूँ, मैं खुद ये काम मैं फ्री में कर रहा हूँ, मेरा इसका मतलब मेरा डॉक्टरों के साथ जम के कर रहा हूँ, ये जो चीज़ों का इनको बात किया हूँ, ऐसे लोगों को बात किया हूँ, ऐसे लोगों के घरों वालों से बात किया हूँ जिन्होंने थे ही नहीं, जिनका कोई जगह कैमरा फुटेज है, ना कोई जगह उन्हें इन्वॉल्व थे, ना किधर भी इनका खून, ये उधर पे कितने लोग मरे, किसका जलाया गया घर, कौन क्या हादिसे से हुए, ये कुछ भी पता नहीं। ऐसे आदमियों को, यानी इसमें मेजॉरिटी ऑफ एक्यूज यही हैं, तो इतना ही पता है मेरे को। तो मौजूदा सिचुएशन के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा सर, अगर आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो? इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा। जो नाइंसाफ़ी इनको लोअर कोर्ट्स में हुआ है, जो नाइंसाफ़ी इनको पुलिस के साथ हुआ है, इन्हें पुलिस के साथ इनके नाम डाल के इनको बाई फोर्स पकड़ा दिए गए, बाई फोर्स कौन किए हैं, ये सभी ये रिकॉर्ड के तहत इनको इंसाफ मेरे को रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़रूर मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट 8 या 10 दिन 15 रोज़ में, 8-10 दिन के अंदर बाहर मेरे को ये चीज़ होना चाहिए। हमें कोर्ट में यही रखेंगे। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के मेरे लिए ये मेरा देश का, मेरे स्टेट का, ये भी सुप्रीम कोर्ट की इक्वल कोर्ट है। स्टेट के लिए जो वैल्यू रखती है वही दिल्ली में वो रखती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए मेरे को इधर फैसला मिलेगा, सही फैसला मिलेगा। और फैसला आप जैसा बोलते हैं नहीं मिलेगा तो वो बात है, ज़रूर ये फैसले में जो आदमी को मैं 8-10 आदमी को डाला हूँ, उसमें 100-200 आदमी इन्वॉल्व दूसरे भी हैं, इनको भी यही जजमेंट लागू होने की मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा। सर एक सवाल ये भी है कि इस मामले की इंक्वायरी को NIA को सौंपी गई है, और NIA टेररिस्ट के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको तहकीक के लिए होती है एजेंसी, तो क्या यह मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ या टेररिस्ट इशू है ये, जिसे NIA के हवाले किया गया? UAPA और टेररिज्म ये तीनों एक है। तो टेररिज्म का मतलब क्या है, ये खुसूसन ये पर्टिकुलर ये जो मामला है। और आपका जो सवाल है, सवाल में NIA और टेररिस्ट का कानून जो है वो ज़रूरी है डालना। कब कहाँ पे डालेंगे? जिस जगह एक सिख आके हिंदू को मारता है, हिंदू मुसलमान को मारता है, मुस्लिम
पूरे हिंदू के पूरे तमाम चीज़ों के जो भी नॉन मुस्लिम होता है उसके ऊपर रिवॉल्ट करता है, उसके ऊपर गंदगी करता है, उसके ऊपर तलवार उठाता है, उसके ऊपर पत्थर उठाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का सवाल कहाँ है? अभी इधर के जो एमएलए जो हादिसे में एकदम सामने खड़े हैं, ये तमाम चीज़ों में पूरों के साथ कांग्रेस के हो, ये हर चीज़ के हमारा भाई करके जो खड़े हैं, तो इन्हों खुद भाई बोलता है और इनको मुसलमान लोग भाई बोलता है, भाई और ये रिश्ता। तो एक भी हादिसे में हमें यानी नबी दी प्रोफेट के ऊपर बोल के एक भी आदमी एक भी हिंदू के ऊपर कोई अटैक नहीं किए, कोई चीज़ आज तक भी गंदी उनके खिलाफ नहीं है। करना हो तो अखंड श्रीनिवास मूर्ति के ऊपर करना था, चाहिए था, क्योंकि उसका खुद भांजा भतीजा है वो, उनके ऊपर भी नहीं किए, और जो ये इसमें किया। और दूसरा, पूरे स्टेट के अंदर कर्नाटका में कितने करोड़ लोग हैं, एक जगह का मसला नहीं है, कहाँ भी एक ज़ात और दूसरी कास्ट रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं हुआ है। जब होता तो रिलीजियस होता तब टेररिस्ट बोलते हैं। टेररिस्ट इज़ अगेंस्ट द कम्युनिटी, अगेंस्ट द कास्ट। ये मंदिर या एक मस्जिद को बम से मारते हैं, फलांग करते हैं, एक देश को मारते हैं, देश का द्रोह करते हैं, तभी टेररिज्म आता है। एनआईए को जो सौंपा गया मामला, ये कहाँ तक सरकारी बीजेपी सरकार यानी आरएसएस सरकार मुसलमान के खिलाफ करना चाहती है, वो करने का इनडायरेक्ट से एक मसला ये है, ये कर दिए इन्होंने, कानून हमें इख्तियार कर लेंगे करके मुसलमानों के नाम से। मगर ये मुसलमान, ये आरएसएस हो, बीजेपी हो, हिंदू भाइयों के खिलाफ इस हादिसे में, इस एपिसोड में जो एपिसोड में एनआईए डाला गया है, एनआईए की नई एफआईआर और चार्जशीट की मांग है, एफआईआर डाले हैं, उसमें टेररिज्म कुछ भी थोड़ा भी इन्वॉल्व नहीं है। टेररिज्म का थ्रू आउट स्टेट में भी एक भी बात भाई के अलावा, चाहे वो एमएलए हो, दूसरी बात नहीं है। तब टेररिज्म जो किया है वो तो बात टेररिज्म की बात है, वो शर्म की बात है। शुक्रिया।